मनुष्य को कुदरत के द्वारा एक बेशकीमती उपहार जन्मजात प्राप्त होता है, जिसे हम हमारा अपना मस्तिष्क कहते हैं। दुनिया भर की सारी महान संपत्तियां एक तरफ और मनुष्य का मस्तिष्क एक तरफ, तो शायद दुनिया की किसी भी महानतम संपत्ति और शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा अपना ही मस्तिष्क है। अगर किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क को भार को तोलने की कोशिश करेंगे तो हमारा मस्तिष्क लगभग हमारे शरीर के भार के सामने केवल 3% हिस्सा ही है। यानी औसतन मनुष्य का मस्तिष्क लगभग 1.25 किलो से लेकर 1.5 किलो का होता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये 1.5 किलो का मस्तिष्क ही 70 किलो के संपूर्ण शरीर की व्यवस्थाओं को संचालित करता है। वेट में तो इसका भार बहुत कम है कि केवल 1.25 किलो ही भार होगा, लेकिन इसकी शक्ति, इसकी क्षमता इतनी जबरदस्त है कि संपूर्ण शरीर की गतिविधियों का संचालन हमारा एकमात्र अपना ही मस्तिष्क करता है। मनुष्य के एक मस्तिष्क में लगभग 100 करोड़ कोशिकाएं होती है और वे कोशिकाएं अलग अलग तरीके से अपने अपने ज्ञान तंतु का प्रसार करती है। न केवल शरीर अपितु मन, विचार, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, इन सब का संचालन भी मनुष्य का अपना ही मस्तिष्क करता है। आपने अगर कोई पेड़ देखा हो तो आप जानते हैं कि पेड़ में पत्ते भी होते हैं, फूल और फल भी होते हैं, डालियां, शाखाएं, प्रशाखाएं भी होती है, तना भी होता है, लेकिन ये सब किसके आधार पर खड़े होते हैं? पेड़ की जड़ों के आधार पर पेड़ खड़ा होता है। मनुष्य भी अपनी जड़ों के आधार पर खड़ा होता है। अगर हम इसे यूं समझें कि पेड़ एक उल्टा मनुष्य है, या हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य अपने आप में एक उल्टा पेड़ है। पेड़ की जड़ें जमीन में होती है और मनुष्य की जड़ें आसमान में होती है। पेड़ की जड़ें जमीन के भीतर होती है और मनुष्य के जीवन की जड़ें उसके अपने दिलो दिमाग और मस्तिष्क में होती है। हमारे शरीर की सारी गतिविधियों का संचालन, सारी गतिविधियों का संवाहक, सारी गतिविधियों का व्यवस्थापक, अगर कान सुन रहे हैं तो इसके पीछे कौन है? अगर आंख देख रही है तो इसके पीछे कौन है? अगर जीभ में स्वाद चखा जा रहा है तो इसके पीछे कौन है? अगर जबान में से आवाज आ रही है तो इसके पीछे कौन है? और शरीर अगर सुख और दुख का अनुभव कर रहा है तो इसके पीछे कौन है? एकमात्र मस्तिष्क है। मस्तिष्क है तो आंखें देख रही है, मस्तिष्क है तो कान सुन रहे हैं, मस्तिष्क है तो नाक में सूंघने की क्षमता है, मस्तिष्क है तो जीभ चख भी रही है और बोल भी रही है, मस्तिष्क है तो मेरी जबान चल रही है, और मस्तिष्क है तो मेरे हाथ का हलन चलन, सारी प्रक्रियाएं यथावत जारी है। और अगर मस्तिष्क की एक कोशिका विकृत हो जाती है, अगर मस्तिष्क की एक कोशिका में ब्लॉकेज हो जाता है, रुकावट आ जाती है, तो मानकर चलें शरीर का वो भाग जो उस कोशिका से संचालित था, वो भाग शिथिल हो जाया करता है। जैसे पेड़ की जड़ें जमीन में, वैसे आदमी की जड़ें दिमाग में। मनुष्य के मस्तिष्क को अगर हम खोलने की कोशिश करें, हम ये जानने के लिए कि व्यक्ति अपने दिमाग का विकास कैसे कर सके, व्यक्ति अपने मस्तिष्क को और ज्यादा सक्रिय और चार्ज कैसे कर सके, इससे पहले हम अपने ही मस्तिष्क को खोलने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सिर पर बाल है और बाल के ऊपर एक खोपड़ी है। मनुष्य का मस्तिष्क वास्तव में अखरोट की तरह होता है। आप लोगों ने अखरोट देखा है ना, और खाया भी है, और आपने देखा होगा अखरोट के ऊपर एक खोल होती है। ये जो अखरोट के ऊपर एक खोल होती है, ये खोल हमारी खोपड़ी है।
ये जो ऊपर का भाग है, ये हमारी खोपड़ी है, ये अखरोट की खोल की तरह है। और जैसे अखरोट की खोल उतारने के बाद जो अखरोट की गिरी का आकार होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का आकार लगभग वैसा ही होता है। जैसे अखरोट की खोल उतार दें और उसके बाद अगर मनुष्य उसके भीतर की गिरी देखें तो वैसा ही आकार मनुष्य के अपने मस्तिष्क का होता है। मनुष्य का मस्तिष्क हमने यहीं जोधपुर के मेडिकल कॉलेज में देखा था। और जब मनुष्य के मस्तिष्क के दो टुकड़े किए जाते हैं तो मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग कार्यों को संचालित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क के बाएं भाग में तर्क की गतिविधियां होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के बाएं भाग में भाषा, गणित, विज्ञान की गतिविधियां होती हैं। और मनुष्य के मस्तिष्क का दायां भाग अनुशासन का काम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का दायां भाग अध्यात्म का काम करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का दायां भाग करुणा, प्रेम, शांति, इन सब तत्वों को जीने का प्रयास किया करता है। और आप देखेंगे जैसे किसी महिला की चोटी होती है कि सिर के सारे बाल, सारा सिर बालों से भरा हुआ है, लेकिन जैसे उनको गूंथ कर एक चोटी के रूप में पीछे ले जाया जाता है, ठीक इसी तरह से मनुष्य के मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अनुबद्ध होती हुई अंततः हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे हम मेरुदंड कहते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं रीढ़ की हड्डी के बीच में जो खालीपन है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो रिक्तता है, उस रिक्तता में से सारी कोशिकाएं गुजरती है और वो शरीर के सारे अन्य 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 कार्यों को संपादित किया करती है। मनुष्य का यही मस्तिष्क है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो निचला भाग होता है, अगर आपने कभी किसी मृत मनुष्य के मस्तिष्क के खोल को उतरने के बाद अगर उसका दिमाग देखा हो तो मस्तिष्क जिसे हम दिमाग कहते हैं, हकीकत यह है ये खोपड़ी के नीचे एक तरल पदार्थ पर हमेशा तैरता रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क एक गाढ़े तरल पदार्थ पर दिमाग में हर समय तैरता रहता है, खोपड़ी के भीतर तैरता रहता है। और मस्तिष्क का जो निचला भाग होता है वो होता है मनुष्य का मन। मनुष्य के मस्तिष्क का जो बीच वाला भाग होता है वो है मनुष्य की बुद्धि, विवेक, अनुशासन, व्यवस्थाएं, प्रज्ञा, ये सब उसी बुद्धि के चरण हैं। और मनुष्य के मस्तिष्क का जो ऊपरी भाग होता है वो मनुष्य का आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा होता है। मस्तिष्क का निचला हिस्सा मन से जुड़ा है, मस्तिष्क का मध्य हिस्सा बुद्धि से जुड़ा है, और मस्तिष्क का ऊपरी भाग जिसे योग ने सहस्रार कहा है, ये वास्तव में मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से यह भाग जुड़ा हुआ है। हम शुरुआत करते हैं मनुष्य के मस्तिष्क की तब से जब वो मां के पेट में होता है। जब बच्चा मां के पेट में लगभग 6 महीने का होता है, उससे पहले तक उसके दिलो दिमाग में, उसके मस्तिष्क में 20 खरब स्नायु तंतु होते हैं। लेकिन जन्म होते होते उसके लगभग 10 खरब स्नायु तंतु नष्ट हो जाते हैं, और 10 खरब स्नायु तंतुओं को लेकर कोई भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है। दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर क्यों न हो, लेकिन शायद मस्तिष्क से बड़ा सुपर कंप्यूटर दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी कंप्यूटर तो क्या, कोई भी विज्ञान की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से बढ़कर नहीं हो सकती। और हकीकत तो यह है कि जिनको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं वे सारे के सारे कंप्यूटर इसी मस्तिष्क से आविष्कृत किए गए हैं। मनुष्य के इसी दिमाग से, इसी मस्तिष्क से सारे के सारे कंप्यूटर आविष्कृत किए गए हैं। और इसका जो जाल फैला हुआ है ना, मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाओं का जो जाल फैला हुआ है और इसके भीतर जितनी क्षमताएं हैं, एक मनुष्य के मस्तिष्क में प्रति पल 5 लाख तरह के विचार एक साथ रह सकते हैं। 5 लाख तरह के विचार पल, प्रति सेकेंड, प्रति क्षण। और अगर मनुष्य के मस्तिष्क की क्षमता को कंप्यूटर्स में उतारने की कोशिश की जाए तो जितनी सरदारपुरा में प्रतिदिन बिजली का खर्च होता है, संपूर्ण सरदारपुरा में उससे भी ज्यादा बिजली के खर्च से वो एक कंप्यूटर चल पाएगा जिसमें मनुष्य के संपूर्ण मस्तिष्क की कोशिकाओं की क्षमता और शक्ति को उतारा जा सके।
हाँ, इतना जबरदस्त है हमारा अपना मस्तिष्क। अगर मेरी ये अंगुली हिल रही है तो इसे हिलाने वाला कौन है? अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो इसे सुनने वाला कौन है? और अगर मेरी बात को आप समझ रहे हैं तो इसे समझने वाला कौन है? अगर आप चल रहे हैं तो आपके पांवों को चलाने वाला कौन है? अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी जबान से वाणी निकालने वाला कौन है? अगर आप भोजन कर रहे हैं तो ये भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, इसका निर्णय करने वाला कौन है? अगर आप किसी भी क्रिया को संपादित कर रहे हैं, उस प्रत्येक क्रिया को संपादित करने वाला कौन है? मनुष्य का मस्तिष्क, मनुष्य का अपना ही मस्तिष्क। आपने देखा होगा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ, पांव या जबान में लकवा मार गया है। क्यों जी, देखा है ना आपने? और आपने ये भी देखा होगा कि उसका हाथ यथावत है, पांव यथावत है, हाथ के आकार में, प्रकार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। मेरे भाई, जब जब भी हाथ व पांव में लकवा मारता है तो ये लकवा हाथ और पांव में नहीं मारता, हाथ और पांव में तो इसका प्रभाव आता है। मस्तिष्क की, ब्रेन की कोई एक कोशिका जो हमारे हाथ और पांव को संचालित कर रही है, वो कोशिका अगर अवरुद्ध हो जाए, रुक जाए, उसमें रुकावट आ जाए तो शरीर का वो भाग निष्क्रिय हो जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क ओह लाजवाब, शायद इसके सामने हम किसी संपत्ति और सत्ता को ला ही नहीं सकते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क लाजवाब, इसके सामने दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को हम खड़ा कर ही नहीं सकते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क, आज जो हम देख रहे हैं इस दुनिया में, अगर परमपिता परमेश्वर के बाद इस विश्व के विकास में सबसे बड़ी किसी की भूमिका रही है तो वो एकमात्र आदमी के दिमाग की रही है। और सच्चाई तो ये है कि परमपिता परमेश्वर को भी अगर धरती पर कुछ करना होता है तो वो भी मनुष्य के दिमाग का ही उपयोग किया करता है। और आपने देखा होगा, अगर आदमी सबसे कम जागरूक रहता है, अगर व्यक्ति सबसे कम जागरूक रहता है तो वह अपने दिमाग के प्रति जागरूक रहता है। हाथ, पांव, चेहरा, नाक, नक्श, आंख, सिर के बाल, इन सब के प्रति व्यक्ति बहुत ज्यादा जागरूक रहता है। जैसे अगर आंखों से कम दिखाई देना शुरू कर दे, आदमी चश्मा लगाने की कोशिश करता है। चेहरे पर कहीं लगे कि कोई दाग उभर कर आ रहा है तो आदमी कोई ना कोई पाउडर, कोई ना कोई क्रीम लगाने की कोशिश करता है। अगर होठों में लगे कि होठों में थोड़ी सी कालीमा आ रही है तो लिपस्टिक लगाने की कोशिश की जाती है। और हां, अगर बाल धौले होने शुरू हो और एक बाल भी, 2-4 बाल भी अगर धौले नजर आए तो आदमी तत्काल कोई ना कोई उपाय करता है और धौले को काले करने की कोशिश करता है। मैं सत्संगों में देखा करता हूं, पता नहीं लोगों की कैसी आदत पड़ गई है, बैठे बैठे यों यों अंगुली हिलाते रहें। क्यों जी हिलाते हैं ना? पता है क्यों हिलाते हैं? बाल उड़ने कम हो जाए, है ना? बाल उड़ने कम हो जाए, बाल आने शुरू हो जाए। मेरे भाई गड़बड़ी मत करना, अभी अभी खबर आई है एक महिला कुछ ज्यादा ही ऐसे ऐसे करने लगी, उसके मुंह और दाढ़ी आनी शुरू हो। सावधान रहना। बस हर समय यही सब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कायिक परिवर्तन की ओर तो व्यक्ति बहुत ज्यादा जागरूक रहता है, लेकिन अपने मस्तिष्क के प्रति क्या आप धौले होते हुए बालों के देखकर जितने मन से उसको काला करने की सोच रहे हैं, क्या अपने कमजोर होते हुए दिमाग को देखकर उसको वापस चार्ज या सक्रिय करने के प्रति आप सजग हैं? मेरे भाई याद रखना, ये जो हमारा हार्ट है ना, ये तो काम करता है हमारे शरीर को जीवन देने का, लेकिन जीवन को चलाने का काम हमारा दिमाग किया करता है। हृदय हमें जीवन देने का काम किया करता है, लेकिन उस जीवन को चलाने का काम ये हमारा अपना मस्तिष्क किया करता है। चलिए, क्यों न हम अपने इस मस्तिष्क के बारे में कुछ चिंतन करें और इसे सक्रिय और चार्ज करने की कोशिश करें। ऐसे कुछ प्रयास किए जाएं कि जिससे प्रत्येक मनुष्य का मस्तिष्क चार्ज हो सके। याद रखना, प्रायकर बौद्धिक स्तर पर जन्मजात प्रत्येक मनुष्य को मस्तिष्क लगभग एक जैसा मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को
जन्मजात बौद्धिक स्तर पर प्रत्येक मनुष्य को अपना मस्तिष्क लगभग एक जैसा मिलता है। और मालूम है, शरीर के सारे अंग अपने आप विकसित होते हैं। हाथों को विकसित करने के लिए, पांवों को विकसित करने के लिए होठ, नाक, कान, गाल, जबान या इन सब अंगों को विकसित करने के लिए, बालों को लंबा करने के लिए कोई खास प्रयास आपको नहीं करना पड़ा। जिन्होंने प्रयास नहीं किए वे भी एक दिन बढ़ते बढ़ते 5.5 फुट के हो गए। लेकिन एकमात्र दिमाग ही ऐसा होता है कि जिसको अगर विकसित करने का प्रयास न किया गया तो यह जीवन भर जड़ का जड़ बना रहता है। दिमाग मिलता तो है परम पिता परमेश्वर के द्वारा, लेकिन इसे सक्रिय, इसे प्रखर मनुष्य अपने आप करता है। ये तो उस लोहे की तरह है कि लोहा तो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन लोहे में धार मनुष्य करता है। ठीक इसी तरह मनुष्य का मस्तिष्क है कि प्रकृति के द्वारा एक सामान्य मस्तिष्क मिलता है। जो व्यक्ति जिस तरीके से अपने दिमाग को विकसित करने का प्रयास करता है, मनुष्य का मस्तिष्क वैसा ही विकसित हो जाता है। धीरे धीरे क्रमशः मनुष्य का मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित हो जाता है। अगर दुनिया भर के आधे प्रतिशत लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जड़ बुद्धि नहीं होता। केवल आधे प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया जाए, दुनिया भर के आधे प्रतिशत लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति जड़ बुद्धि नहीं होता। लेकिन अलग अलग तरीके से अपने मस्तिष्क को सक्रिय करने के प्रति, अपने मस्तिष्क को प्रखर करने के प्रति, अपने मस्तिष्क को चार्ज करने के प्रति जिसकी जितनी सजगता होती है, व्यक्ति उतना ही अपने मस्तिष्क को चार्ज करने में सफल हो जाता है। देख रहा हूं धीरे धीरे व्यक्ति यह अनुभव भी करता जा रहा है कि उसकी याददाश्त अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। पहले जो व्यक्ति मस्तिष्क का जितना उपयोग करता था, आज की तारीख में व्यक्ति मस्तिष्क का उतना उपयोग कम कर रहा है। पहले किसी का एड्रेस आदमी याद रखने की कोशिश करता था, आजकल तुम्हारे जेब में छोटी छोटी कंप्यूटर की डायरियां हैं, झट से आदमी खोलता है, एड्रेस याद करता है। और सच्चाई बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने खुद के मोबाइल नंबर याद नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, उन्हें पूछो साहब आपके मोबाइल नंबर, साहब याद नहीं है। खुद के मोबाइल नंबर याद नहीं है, अपनी पत्नी के पास जो फोन है उसके मोबाइल नंबर याद नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने मस्तिष्क के उपयोग को कम कर दिया और उन्हें कंप्यूटर की मेमोरी या फिर मोबाइल की मेमोरी या फिर इस तरह की और किसी मेमोरी में डालने की कोशिश की। परिणाम निकल कर आया, मस्तिष्क का जैसे जैसे उपयोग कम हुआ। पहले कई लोग ऐसे थे जिन्हें कम से कम 100-200 लोगों के फोन नंबर याद रहते थे। क्यों जी, थे ना। कई लोग ऐसे थे झट से बताते थे इसका नंबर ये है, इसका नंबर वो है, ये लगा नंबर अभी बताता हूं। और आज अगर अपने सगे साले का फोन नंबर ढूंढना हो, 1 मिनट ठहरो भैया, नाम से देखता हूं। मस्तिष्क का उपयोग मनुष्य ने करना कम किया तो मस्तिष्क धीरे धीरे मंद होना शुरू हो जाता है। मस्तिष्क है ही ऐसा कि जैसा जैसा जितना जितना इसका उपयोग करेंगे ये उतना शक्तिशाली होता जाएगा, और जैसे जैसे उपयोग कम करेंगे उतना निष्क्रिय होता जाएगा। पर एक बात तय है भाई कि है बड़ा जबरदस्त। शरीर के सारे अंग एक तरफ और आदमी का दिमाग एक तरफ, बस वो एक ही काफी है। पुराने जमाने में ऐसे ऐसे दिमाग के लोग हुआ करते थे, किसी भी शास्त्र को एक बार पढ़ लेते थे, उन्हें याद हो जाता था। एक संत हुए जिनका नाम था आचार्य स्थूलीभद्र। उनके 7 बहनें थी और उन 7 बहनों की एक खासियत थी कि वे 7 बहनें, पहली बहन एक बार किसी शास्त्र को पढ़े तो याद हो जाए, दूसरी 2 बार पढ़े तो याद हो जाए, तीसरी 3 बार पढ़े तो याद हो जाए, और 7वीं को 7 बार में याद हो जाए। मनुष्य की मस्तिष्क की क्षमता अपार थी। शरीर के सारे अंग एक तरफ, आदमी का दिमाग एक तरफ, तब भी आदमी का दिमाग 21 पड़ जाता है। हुआ ये, एक फैक्ट्री में कोई मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हो गई, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों ने काफी बुद्धि लगाई, काफी उपाय किया, काफी मरम्मत करने की कोशिश की, पर मशीन चालू न हुई तो न ही हुई। आखिर जयपुर से एक मैकेनिक को बुलाया गया, जोधपुर। वो आया फैक्ट्री में, उसने भी सारी मशीन को देखा, इधर उधर सारी जांच पड़ताल की। उसने कहा जरा एक हथौड़ा लाकर दीजिए। तो एक हथौड़ा लाया गया।
मैकेनिक ने जो जयपुर से आया था हथौड़ा उठाया और मशीन के किसी एक पॉइंट पर जाकर जोर से उसने एक हथौड़े को मारा। जैसे ही हथौड़ी की चोट लगी कि फैक्ट्री की सारी मशीनें यथावत चलनी शुरू हो गई। सारी मशीनें यथावत चलनी शुरू हो गई, बड़े आराम से मशीनें यथावत चलनी शुरू हो गई। जब वो जाने लगा, रवाना होने लगा, तो उसने अपना बिल बना के दिया 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का बिल बनाकर दिया। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, यार समझ में नहीं आ रहा है, तूने काम क्या किया जो 10,000 का बिल दे रहे हो? अरे 5 मिनट तो तुम्हें लगे नहीं, एक हथौड़ा उठाकर मारा था, क्या एक हथौड़ा मारने का 10,000 रुपये? उसने कहा, माफ कीजिए, हथौड़े मारने की फीस तो 1 रुपया है, पर इस हथौड़े को कहां मारना है इसकी फीस 9,999 रुपया है। इस हथौड़े को कहां मारना है? पता लगा, हाथ ने जो मेहनत की उसकी फीस 1 रुपया है, पर जो दिमाग ने मेहनत की उसकी फीस 9,999 रुपये है। सोचो, ये जो 9,999 रुपये का तत्व है, इसके प्रति हम कितने जागरूक हैं। हर कोई व्यक्ति सोचे। और कभी भी अपनी जिंदगी में अपने आप को दिमाग से कमजोर अनुभव मत कीजिएगा। कभी भी अपने आप को दिमाग से कमजोर अनुभव मत कीजिएगा कि मैं अपने दिमाग को कैसे विकसित कर सकता हूं। हर व्यक्ति, चाहे वो कितना भी जड़ बुद्धि क्यों ना हो, अगर उस पर मेहनत की जाए या वो व्यक्ति खुद अपने आप पर मेहनत करने को तैयार हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने दिमाग को सक्रिय और चार्ज करने में सफल हो सकता है। एक बालक इतना जड़ बुद्धि कि जिस पेड़ पर बैठा है, पेड़ के जिस डाली पर बैठा है, उसी डाली को काट रहा है। समझ गए आप? क्या उससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा? पेड़ के जिस डाली पर बैठा है, वो उसी डाली को काट रहा है। और एक व्यक्ति उधर से गुजरता है जो अपनी पुत्री से विद्वेष रख रहा है, पढ़ी लिखी पुत्री, और पुत्री के ज्ञान के अहंकार को लेकर पिता स्वयं विद्वेष रखता है। वो सोचता है मेरी पुत्री को उसके किए का फल चखाने के लिए सबसे अच्छा होगा एक काम करूं। ये जो मूर्ख व्यक्ति है ना, कि जिस डाली पर बैठा है उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा है, परिणाम क्या होगा? डाली टूटेगी और साथ में आदमी नीचे गिरेगा। वो उसे नीचे बुलाता है और बुलाकर कहता है, बोलो बेटा, शादी करोगे? उसने कहा, हाँ हाँ जरूर करूंगा। और आखिर एक पढ़ी लिखी उस कन्या के साथ उस जड़ बुद्धि युवक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पहली ही रात को, पहले ही दिन, जब उस युवती को खबर लगती है कि मेरे साथ धोखा हुआ, एक जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि युवक के साथ मेरा विवाह हो गया है, और तब वो उस युवक को अपने घर से धक्के देकर निकाल देती है कि मेरे साथ कोई जड़ बुद्धि व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो जाओ, पढ़ लिख कर आओ, विद्वान बनकर आओ, और उसके बाद मेरे पास रहो। पत्नी के द्वारा तिरस्कृत हुआ वो युवक निकल पड़ता है, जाता है पंडितों के पास, ज्ञानियों के पास, और लगातार 12 वर्ष तक वो जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि बालक, वो युवक 12 वर्ष तक लगातार अध्ययन करता है और वापस अपनी पत्नी के पास ज्ञानी होकर लौट कर आता है। आपको पता है वो युवक कौन है? इस देश का सबसे महान साहित्यकार, संस्कृत जगत का सबसे महान साहित्यकार, और वो युवक निकलता है भविष्य में जाकर महाकवि कालिदास। आदमी परिश्रम करे और बन ना पाए। अगर ना बन पाए तो इसका दोष अपने दिमाग को मत देना, ना बन पाओ तो इसका दोष अपने भाग्य को मत देना। अगर ना बन पाए तो इसका दोष अगर देना चाहो तो एकमात्र अपने निरंतर न किए जाने वाले परिश्रम को देना, कि व्यक्ति ने पुरुषार्थ नहीं किया सही तरीके से। ये बात गौण है कि तुम 10वीं तक पढ़े, कि MBA पास की, कि डॉक्टर बने या इंजीनियर पास की या न की। ये बात खास है कि तुमने अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग किया कि नहीं किया। इस देश के महान संपन्न व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला 5वीं कक्षा भी पास नहीं हो पाए थे, पर दिमाग का बेहतरीन उपयोग किया तो व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में कहां तक बढ़ गया। धीरूभाई अंबानी, पता है, जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर, जिसके नीचे हजारों हजार MBA काम कर रहे थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे थे, वो व्यक्ति 10वीं पास था।
लेकिन जिस किसी व्यक्ति ने अपने दिमाग का बेहतरीन उपयोग किया, पॉजिटिव उपयोग किया, विधायक उपयोग किया, कुछ बनने के लिए उपयोग किया, वो कहां तक पढ़ा ये बात अलग है, लेकिन जिसने भी अपने दिमाग का उपयोग किया, आदमी बढ़ता चला गया। शरीर की मेहनत से आदमी सांझ को 80 रुपये कमाता है, और अगर वो बढ़ते बढ़ते कारीगर बन जाए तो 220 रुपये कमाता है। पर दिमाग का अगर सही उपयोग किया जाए तो वही व्यक्ति जो चूरू के पास किसी गांव में पैदा होता है, वो विश्व का नंबर 1 आयरन किंग मित्तल बन जाता है। दिमाग का सही तरीके से अगर व्यक्ति इस्तेमाल करे, अगर व्यक्ति अपने मस्तिष्क का सही तरीके से इस्तेमाल करे, तो सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी दुनिया का महान से महानतम व्यक्ति बन सकता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क के प्रति जागरूक हुआ। मेरे भगवान ईश्वर ने हमें एक महान संपत्ति दी है। तुम उसे संपत्ति मानते हो जो तुम्हारी जमीन के रूप में है, हम उसे संपत्ति मानते हैं जो सोने और चांदी के रूप में है, हम उसे संपत्ति मानते हैं जो हमारा बैंक बैलेंस है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सबसे भी महानतम संपत्ति हमारा अपना दिमाग है। आज हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, ऐसे कौन से कारण होते हैं कि जिनके चलते आदमी का दिमाग अवरुद्ध हो जाता है, और ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि जिन उपायों को करने से आदमी का दिमाग चार्ज हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, गतिशील हो जाता है, जागरूक हो जाता है, और बहुत कुछ कर गुजरने में आदमी सफल हो जाता है। व्यक्ति के दिमाग के विकास में जो मूल बाधक तत्व है, उसमें पहला बाधक तत्व है वो है जन्मजात जड़ बुद्धिता। पहला बाधक तत्व किसी भी मनुष्य के मस्तिष्क के विकास में, ब्रेन के विकास में जो पहला बाधक तत्व है वो है जन्मजात जड़ बुद्धिता। कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही जड़ बुद्धि होते हैं। आपने देखा होगा, कुछ घरों में आप जाते हैं, आप देखते हैं वे बच्चे 24 घंटे बिस्तर पर पड़े हैं, हाथ हिला नहीं पा रहे हैं, पांव हिला नहीं पा रहे हैं, जबान से बोल नहीं पा रहे हैं, आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते वे 20 साल की उम्र भी पार कर चुके हैं। वे जन्मजात दिमाग से विकलांग रहे या जन्मजात जड़ बुद्धि बने रहे, वे अपने दिमाग का विकास ना कर पाए। हम लोग अभी 2 साल पहले जयपुर में थे। एक जड़ बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले बच्चों के स्कूल में हम थे, और हमने देखा कि अगर ऐसे जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि बच्चों पर भी अगर प्रयास और प्रयोग किए जाएं, तो हमने पाया वे बच्चे भी अ ब स लिखना शुरू कर चुके थे, वे बच्चे भी ABCD बोलना शुरू कर चुके थे, वे बच्चे भी 1 2 3 4 समझने लग गए थे, अगर उन पर प्रयास और परिश्रम किया जाए। लेकिन ऐसे बच्चे जो जन्मजात जड़ बुद्धि है, उन पर बहुत ज्यादा मेहनत भी की जाए तो भी परिणाम बहुत सामान्य आता है। बहुत ज्यादा मेहनत उन पर की जाए तब भी उनका परिणाम बहुत ज्यादा सामान्य आता है। लेकिन सामान्य तौर पर जो मनुष्य के मस्तिष्क के विकास में बाधक तत्व होते हैं, उनमें सबसे पहला बाधक तत्व है हमारे मनो मस्तिष्क में पलने वाले 2 रोग, एक क्रोध और दूसरी चिंता। ये 2 तत्व ऐसे होते हैं जो मनुष्य के दिमाग को कमजोर करते हैं। आप सावधान रहें, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का है, सावधान हो जाएं, उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने वाला है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सैल प्रकृति का है, आज वो 10 साल का है और हर समय गुस्सा, जिद, आग्रह, हठाग्रह में जीता है, आवेश में जीता है, तो मानकर चलें तब उसकी बुद्धि बिखरने वाली है, और जब वो 20 साल का होगा तो परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाला है। सावधान होना। बार बार आपके मनो मस्तिष्क में जगने वाला गुस्सा है, और तब जब आप गुस्से में भरकर सोच लेते हैं मैं बात नहीं करूंगा, अब मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा, और इस तरह जो मानसिक संकल्प विकल्प आप कर लेते हैं क्रोध में, और कहीं कोने में जाकर 2-4 घंटे के लिए आप पड़े रहते हैं, उस अवस्था में आप धीरे धीरे अपने दिमाग की कोशिकाओं को कमजोर कर रहे होते हैं, जब आप इस तरह के दुर्घटनाओं से गुजर रहे होते हैं। नंबर 1, क्रोध आपके लिए कारण बनता है दिमाग को कमजोर करने के लिए, और नंबर 2, उतना ही कारण बनती है आपकी चिंता, जो आपके दिमाग को धीरे धीरे खाकर खत्म कर दिया करती है। एक अच्छे से पढ़े लिखे युवक को भी अगर आप 6 महीने के लिए किसी एक बात को लेकर चिंतित कर रहे हैं, आप पाएंगे वो 6 महीने में पढ़ा लिखा युवक 6 महीने में मानसिक तौर पर वो कमजोर होता जा रहा है, केवल 6 महीने में।
और जो लोग गुस्सा बहुत ज्यादा कर रहे हैं वे याद रखें, जब वे बूढ़े हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे उनके दिमाग के कलपुर्जे ढीले पड़ जाएंगे और उनकी याददाश्त कमजोर होती चली जाएगी, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। जो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में और आवेश में जिया करते हैं, इसलिए 2-4 महीने में अगर एक बार गुस्सा करना पड़े तो जरूर कर लीजिएगा, पर अगर रोज बरोज गुस्सा करने की आदत है तो प्लीज इसे अपने जीवन से निकाल दीजिए। आप मानसिक तौर पर अशांत भी होते हैं, जीवन में गलत निर्णय लेकर गलत परिणाम भी पाते हैं और अपने ही गुस्से के कारण आप अपने दिमाग को कमजोर भी कर बैठते हैं। ऐसा ही हुआ, एक बार संत एकनाथ रामायण पर कथा बांच रहे थे। जैसे यहां पर ये पांडाल बंधा हुआ है ना, वैसे ही रामायण की कथा का वांचन हो रहा था और पांडाल बंधा हुआ था। मान्यता है कि जहां जहां रामायण पर कथाएं होती है वहां वहां उस कथा को सुनने के लिए जनता के साथ और कौन आते हैं? हनुमान जी आते हैं। बहुत सुंदर। तो हनुमान जी भी आए हुए थे। वे जनता के बीच में तो आकर नहीं बैठे, वे पंडाल के ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। पंडाल के ऊपर जाकर बैठ गए और मस्ती से राम कथा सुन रहे थे कि तभी संत एकनाथ जो कथा का वांचन कर रहे थे, संत एकनाथ, उन्होंने कथा को बोलते हुए कहा कि सीता अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे बैठी थी उस पेड़ पर बहुत सारे सफेद फूल थे। वो पेड़ सफेद फूलों से लदा हुआ था। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे रामायण को सुन रहे थे। उन्होंने कहा, यार बात गले नहीं उतरती। मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि वहां पर सफेद फूल नहीं थे, पेड़ तो पूरा का पूरा लाल फूलों से लदा हुआ था और ये कह रहे हैं सफेद फूल थे। और हनुमान जी ने ऊपर जो पंडाल के ऊपर बैठे थे जय श्री राम कहते हुए कूद के नीचे आ गए। नीचे आए और आते ही कहने लगे, कथा बंद कर दी जाए, बिल्कुल गलत बात बताई जा रही है। मैंने अपनी आंख से देखा था कि वे सारे के सारे फूल लाल थे। एक नाथ ने कहा, भाई हनुमान जी तुम कुछ भी कहो, मैं तो वही कहूंगा जो रामायण में लिखा हुआ है। मैं न तो एक शब्द बदलूंगा और न नया एक शब्द डालूंगा। हनुमान ने, यार गजब के आदमी हो, मैं कहता हूं मैंने अपनी आंख से देखे थे अशोक वाटिका में, मैं गया था कि तुम गए थे। संत ने कहा, यह बात छोड़ दो, पर मैं तो वही कहूंगा जो रामायण में लिखा है। हनुमान ने कहा, बड़ा विचित्र आदमी है, मैंने अपनी आंख से देखा वो तो मान नहीं रहा है और जो कागज में लिखा है उसी को बार बार रटे जा रहा है। तो हनुमान ने कहा, एक काम कर संत, चल अपन सीता जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि फूल सफेद थे या लाल थे। हनुमान के कंधे पर बैठकर संत एकनाथ सीता के पास पहुंचे और सीता जी से पूछा गया। एकनाथ ने कहा, मैया मैं तो रामायण की कथा बांच रहा था, राम कथा बोल रहा था और राम कथा में लिखा हुआ है कि अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे आप बैठी थी वो पेड़ सफेद फूलों से लदा हुआ था, पर हनुमान जी हैं जो जिद पर अड़ रहे हैं कि वो तो लाल फूलों से लदा हुआ था। हनुमान तुरंत बोल पड़े, हाँ हाँ मैया ये बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है, मैंने अपनी आंख से देखा कि वे लाल फूल थे। एकनाथ ने कहा, मैया तुमने भी तो देखे हैं ना, तुम ही बता दो सीता मैया कि फूल वास्तव में लाल थे या सफेद थे। सीता जी ने कुछ याद किया और याद करके कहा, भाई हनुमान बात तो एकनाथ जी की सही है, जो ये संत बोल रहे हैं राम कथा में ये सही है, फूल तो वहां पर सफेद ही थे। हनुमान जी को आया गुस्सा कि गजब की महिला है ये। अरे जिस समय इनका अपहरण हुआ तो मैंने खोजा था कि एकनाथ ने खोजा था? उस समय मैं काम आया? अरे आदमी बड़ा मतलबी होता है। उस समय जब मैं काम आया तो मेरे गीत गाए जाते थे और आज अगर ये संत लोग सीता और राम के गीत गा रहे हैं तो राम और सीता इनके बन गए हैं। हनुमान जी जिद पर अड़ गए कि मैया बिल्कुल गलत, मैंने अपनी आंख से देखे थे कि फूल लाल थे लाल थे लाल थे। सीता जी मुस्कुराई, कहने लगे, हनुमान थोड़े शांत हो बस, फूल तो सफेद ही थे पर तुम उस समय रावण के प्रति इतने गुस्से में भरे हुए थे, इतने गुस्से में भरे हुए थे, तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें सफेद फूल भी लाल दिखाई देते थे। आदमी जब जब भी गुस्से में, क्रोध में, आवेश में, आक्रोश में बहकर अपने जीवन का कोई भी निर्णय करता है तो वो गलत परिणाम देता है। और याद रखें, आपके दिमाग को कमजोर करने में आपके क्रोध, आपके आवेश की बहुत बड़ी भूमिका है। और जितनी बड़ी भूमिका उतनी है, उतनी ही बड़ी भूमिका हमारे अंतर्मन में पलने वाली शंका, शक, संदेह और संशय की है।
जब आदमी किसी भी तत्व के प्रति संशयग्रस्त हो जाता है, शंकास्पद हो जाता है और बार बार अपने मन में किसी तत्व के प्रति संदेह करना शुरू कर देता है, तो होता यह है किसी बात पर एक बार चिंतन किया जाए तो बात जमती है, लेकिन बार बार आदमी उसी चीज का चिंतन करता रहता है, उसी चीज का चिंतन करता रहता है। शक, संदेह, संशय, इन सब में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने दिमाग को धीरे धीरे कमजोर करता है। जो व्यक्ति इन सब में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे अपने दिमाग को कमजोर करता है। और हाँ, व्यक्ति के दिमाग को कमजोर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, वो है व्यक्ति के मनोमस्तिष्क में पलने वाला अवसाद, या जिसे हम घुटन भी कह सकते हैं। मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, अरे मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे भैया मैं तो पिछली बार भी बहुत मेहनत की, मैं पास नहीं हुआ, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, मेरा फेल होना तय है, मुझसे ये सब काम नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा ना, मेरा दिमाग इतना काम नहीं करता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। इस तरह के बार बार अंतर मन में पलने वाले चिंतन ये आदमी को अवसादग्रस्त करते हैं, और यही अवसाद धीरे धीरे उसके दिमाग को कमजोर करता है। वो मान बैठता है मैं पढ़ नहीं सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, मुझसे पढ़ा नहीं जा सकता, मेरा दिमाग कमजोर है, और ये सारा निर्णय वो खुद ही करता है। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका होती है अभिभावकों की। चार लोगों के बीच जब अभिभावक अपने बच्चे के लिए ये कहते हैं, अरे क्या बताएं, इतनी मेहनत की इसके लिए, इतने इसको खिलाते पिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, सारी ट्यूशन करवाते हैं, अरे देखो केवल 85% नंबर ला पाया। और वहीं दूसरा व्यक्ति अपने बच्चे को उत्साहित करता है, अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा है, देखो 65% नंबर ले आया। आपके जो बच्चे के प्रति बोलने का तरीका है ना, और अगर आप बार बार अपने बच्चे को बता रहे हैं कि तेरा दिमाग कमजोर है, और चार लोगों के बीच अगर आप अपने बच्चे के दिमाग को बार बार कमजोर घोषित कर रहे हैं, तो मानकर चले बच्चे के मनोमस्तिष्क में ये ग्रंथि बन जाएगी, और वो मान बैठेगा कि मेरा दिमाग कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। और अगर कमजोर दिमाग वाले बच्चे के लिए भी आप बार बार कहते हैं हमारे बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, हमारा बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज है, पढ़ने लिखने में रुचिशील है, आप पाएंगे धीरे धीरे आपके बच्चे का दिमाग सक्रिय हो रहा है, वो उत्साहित हो रहा है। ये जो निराशा व्यक्ति के मन में घर करती है, मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अरे भैया क्या बताएं, बहुत मेहनत करता हूं, मुझसे ये पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। कई लोग होते हैं जो 8वीं और 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद इसलिए पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो ये कहते हैं, निराश हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, मैं नहीं पढ़ सकता, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। और परिणाम 5 साल के बाद जब विवाह का अवसर आता है, लड़की वाले देखने के लिए आते हैं, सारी बात जम जाती है, और तब पूछते हैं पढ़े लिखे कहां तक हैं, और बताए जाते हैं ये 12वीं तक पढ़े हुए हैं, कि तभी बात कमजोर हो जाती है। और तब वो सोचता है, ओह मैं 4 साल और मेहनत कर लेता तो पोस्ट ग्रेजुएट बन जाता। निराशा हमारे मानसिक विकास की दुश्मन, हमारे मनोमस्तिष्क में पलने वाली निराशा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हो सकता। और या फिर आदमी के दिमाग की कमजोरी का कारण बनता है, वो है उसके भीतर पलने वाली बेवजह की स्मृतियां या बेवजह की कल्पनाएं। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और इस तरह की जो बेवजह की कल्पनाएं चलती रहती है, बेवजह की उधेड़ बुन दिमाग में चलती रहती है। ये उधेड़ बुन भी धीरे धीरे आदमी के दिमाग को कमजोर करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और हाँ, आदमी के दिमाग को कमजोर करने में और उसके अध्ययन को रुकावट करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, वो है हम में, बच्चों में, युवाओं में, बूढ़ों में पलने वाला आलस्य और प्रमाद। ये जो प्रमाद होता है, ये प्रमाद भी हमारी पढ़ाई को कमजोर करता है। याद रखें, जब भी पढ़े ना, हमेशा अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 20 साल के हैं, चाहे आप 10 साल के हैं, और चाहे आप 80 साल के हैं। अगर आप 35 साल के हैं और हर समय आप अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाकर, कमर को झुकाकर, गर्दन को लटकाकर बैठते हैं, तो आप 80 साल के हो गए, बूढ़े हो गए आप। और आप 80 साल के हैं तब भी हर समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, मनुष्य का यौवन और बूढ़ापा उसकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड पर टिका हुआ है, और यही मेरुदंड उसे जवान और बूढ़ा घोषित करता है। देखा करता हूं, घरों में जाता हूं, बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, और माता पिता भी बस लापरवाह हैं उनके प्रति। किताब ले ली, या तो पलंग पर पड़ जाएंगे,
एक टांग ऊपर पलंग की सीट पर, एक टांग नीचे, और किताब ले ली और बड़े से पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और या फिर अगर नीचे भी बैठे हैं, कुर्सी पर भी बैठे हैं, तो कुर्सी के दो पांव को, जो कुर्सी के 4 पांव होते हैं उसमें से 2 पांव को आगे उठाएंगे, पिछली कुर्सी को दीवार का सहारा देंगे, अब वो सहारा लेकर बैठे हैं और किताब को पढ़े जा रहे हैं। या फिर तीसरे चरण में अब वो पांव को यूं कर लेंगे, यूं लटक कर किताब लेकर यूं पढ़ाई करेंगे। अब ये आलसी टट्टू जो जब देखो तब पढ़ाई में कभी इधर लटक कर बैठेंगे, कभी उधर लटक कर बैठेंगे, कभी यूं कमर झुकाएंगे, कभी पलंग पर लंबे हो जाएंगे, कभी सोफे पर लंबे होकर पढ़ेंगे, और ज्यादा टोको तो कहेंगे हमसे यूं पढ़ाई नहीं होती कि कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ें, यूं लटक कर पढ़ेंगे, वे जिंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे। आलस्य का त्याग किया जाए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है कि व्यक्ति जीवन से आलस्य और प्रमाद का त्याग करे। मुझे याद है एक गुरु और शिष्य, यही ऐसा बरसात का मौसम था, रात को दोनों कुटिया में सोए थे। यकायक गुरु को याद आया, शायद मैं जब अंदर आया तो कुटिया का दरवाजा बंद करना मैं भूल गया था। गुरु ने सोचा अगर मैं शिष्य को सीधे कहूंगा कि दरवाजा बंद कर दे तो शायद शिष्य तैयार ना हो, कहेगा आप खुद ही खड़े होकर कर दे, मैं थोड़ी खोल के आया था, जब आप खुला छोड़ के आए तो आप बंद करें। तो गुरुजी ने कहा बेटा देख कर आना, बाहर बारिश आ रही है क्या। गुरुजी ने शिष्य को कहा दे बेटा देख बाहर जाके, बाहर बारिश आ रही है क्या। शिष्य ने कहा नहीं आ रही है। गुरुजी ने कहा गजब का आदमी है, बाहर देखा भी नहीं और फिर भी कहता नहीं आ रही। उसने कहा अभी अभी एक बिल्ली आई थी और मैंने देखा उसकी पीठ पर हाथ फेर कर वो सूखी थी, तो बाहर बारिश नहीं आ रही। गुरुजी ने सोचा ये दुरंदर है, तो उन्होंने कहा बेटा एक काम कर, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये लालटेन जल्दी है ना इसको बंद कर दे, लालटेन को बुझा दे। चेले ने कहा गुरुजी आंख बंद कर लो, लालटेन अपने आप बुझ जाएगी। गुरुजी ने सोचा ये दुरंदर है बेटा। अब उन्हें लगा कि सीधा सपाट कहना ही पड़ेगा कि खड़ा होके दरवाजा बंद कर दे, और गुरुजी ने सीधे सपाट कहा बेटा जरा खड़ा होना, दरवाजा बंद कर दे। उसने कहा गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक काम तो आप भी कर लो ना। कुछ नहीं कर पाएंगे। इस तरह के जो आलस्य में जीने वाले लोग हैं वे जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखना चाहते हैं, नंबर 1 गुस्से को निकालिए, नंबर 2 चिंताओं के जाल से अपने आप को मुक्त कीजिए, नंबर 3 बेवजह की स्मृतियों और कल्पनाओं में मत जिए, और नंबर 4 अपने जीवन में पलने वाले आलस्य को हटाइए, नंबर 5 अगर आप निराश हो गए हैं, अगर आप हतोत्साहित हो गए हैं, अपने निराशा के मन के दल को बाहर निकालिए और जीवन में दलदल में से कमल को खिलाने की कोशिश कीजिए। आखिर क्या बिंदु हो सकते हैं कि जिनसे आदमी अपने दिमाग का विकास कर सकता है। मैं 2 तरीके के बिंदु बताऊंगा। कुछ वे बिंदु जो दवाओं के रूप में हैं कि अगर इन दवाओं का हम इस्तेमाल करें तो शायद उससे भी आदमी का दिमाग विकसित हो सकता है, पर इस पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करता, मैंने इसका कभी प्रयोग नहीं किया हम लोगों ने। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे बताऊंगा कि जिनके प्रति अगर व्यक्ति जागरूक हो जाए, चाहे वो 80 साल का है या 18 साल का है, अगर इनके प्रति जागरूक हो जाए तो आदमी का दिमाग सक्रिय रह सकता है। एक बात याद रखना भाई, व्यक्ति कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, लेकिन अगर वो अपने दिमाग के प्रति जागरूक है, उसे स्वस्थ रखता है, तो आदमी का दिमाग कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने 80 साल की उम्र के पार करने के बाद भी अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनकर देश का संचालन किया है। 5-5 साल तक देश का संचालन किया है, जिनके घुटने जाम हो गए, पर अगर दिमाग चलता रहा तो 5 साल पार कर गए। दिमाग चलता रहा इसलिए 5 साल पार कर गए। अरे घुटने टूट जाए तो चलेगा, पर अगर दिमाग फूट गया तो गए काम से। फिर तुम्हारी कोई शक्ति नहीं कि तुम कुछ कर सको या जीवन में कुछ बन सको। बुद्धि है ना भाई, बुद्धि, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यही है। हम समझे इस बात को कि मनुष्य अपनी बुद्धि को कैसे जागरूक करे। इससे पहले एक बहुत प्यारी घटना सुना दूं, और वो मेरे ही बचपन की है। मैं बचपन में जब स्कूल जाया करता था, हालांकि 11 साल का था तो संत बन गया था, इसलिए बहुत कम वर्षों तक स्कूल जाना पड़ा और पढ़ने में थोड़े कमजोर भी थे। लेकिन मैं घटना यूं बता रहा हूं, एक बार स्कूल में अध्यापक जी ने सारे छात्रों से पूछा, बच्चों बताओ तुम्हारे सामने अगर 2 विकल्प हों, एक हो अक्कल और एक हो भैंस, तो तुम दोनों में से क्या लेना चाहोगे? अक्कल लेना चाहोगे कि भैंस लेना चाहोगे?
आप बताएंगे अगर आपको अक्कल और भैंस दोनों मिलते तो क्या लेना चाहेंगे? हैं? अक्कल ही मांगेंगे। और आप पीछे वाले बहन जी अक्कल ही मानेंगे ना। और मैं कहता हूं अगर मैं आपको यहां पर बांटूं अक्कल और भैंस, तो शायद आंख के शर्म के बारे से ही, पर हर आदमी यही कहेगा कि मुझे अक्ल चाहिए, अक्ल चाहिए, अक्ल चाहिए। और उस क्लास में जितने भी छात्र बैठे थे सारे के सारे छात्र एक स्वर से बोलने लगे कि अक्ल चाहिए, अक्ल चाहिए, अक्ल चाहिए। सबसे पीछे मैं बैठा था। सर ने, अध्यापक ने मुझसे भी पूछा, बोल भाई तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा सर मुझे तो भैंस चाहिए। अध्यापक को आया गुस्सा, तय था उन्हें गुस्सा आना। कहने लगे बुद्धू, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मैं अक्ल मांगता, अक्ल, पर तू है बुद्धू जो कहता है भैंस चाहिए। मैंने कहा सर जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो वही चीज मांगेगा ना, जिसके पास जो चीज ना हो वो वही चीज मांगेगा। अक्ल भगवान ने दे रखी है, भैंस नहीं है तो भैंस दे दो। तो बुद्धि का सार्थक उपयोग किया जाए। जैसे ही व्यक्ति अपनी बुद्धि का सार्थक उपयोग करेगा कि व्यक्ति को परिणाम हाथ लगेगा। लेकिन याद रखना भाई, गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है। लोग आते हैं, कई अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं, महाराज कोई मंत्र दे दीजिए इसका दिमाग तेज हो जाए। मंत्रों से दिमाग तेज थोड़ी होता है। कुछ लोग आते हैं, महाराज कोई टॉनिक बता दीजिए, कोई दवा, कोई कैप्सूल या ऐसी कोई चीज कि जिससे हमारे दिमाग, हमारे बच्चे की बुद्धि तेज हो जाए। प्रयास किए जाएं। अगर व्यक्ति दिमाग का विकास करना चाहता है तो इसके लिए प्रयास करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, होनी जानी कुछ नहीं, धूल जानी राख छानी, और ऊपर से कहेंगे हमें अपने दिमाग का विकास करना है। ऐसा हुआ, एक महिला किसी डॉक्टर के पास गई, सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, और जाकर डॉक्टर से उस महिला ने कहा कि थोड़ा मेरा चेहरा सुंदर बना दीजिए। सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर कहा थोड़ा ऑपरेशन करके मेरे चेहरे को सुंदर बना दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, हो जाएगा। उसने कहा फीस कितनी लगेगी? डॉक्टर ने कहा 5,000 रुपये। डॉक्टर ने कहा 5,000 रुपये लगेंगे तुम्हारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। उसने कहा ये तो थोड़ा बहुत महंगा है, कोई सस्ता वाला रास्ता नहीं है जिसमें कम पैसे लगे? कोई सस्ता उपाय नहीं है क्या? डॉक्टर ने कहा एक बहुत सस्ता उपाय है। उसने कहा क्या? कि घूंघट निकाल ले। तो अगर व्यक्ति इस तरह के गुनगुने पानी में जीता रहा तो शायद जीवन में कुछ परिणाम न प्राप्त कर सके। पर अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपने मनोमस्तिष्क और दिमाग को विकसित करना चाहता है तो पहली बात का ध्यान रखे, और वो है आहार के प्रति मैं जागरूक करना चाहूंगा। दिमाग तक पहुंचने से पहले पेट की बात करूंगा और आहार के प्रति जागरूक करना चाहूंगा। प्रत्येक व्यक्ति सात्विक आहार ले और पौष्टिक आहार ले। जब भी आप भोजन लें, चाहे आप बच्चे हैं या युवक हैं या प्रौढ़ हैं, जब भी आप आहार या भोजन स्वीकार करें, ये जरूर देखें कि ये आहार मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण, मेरे शरीर में कौन सा प्रभाव डालेगा। अगर आपको लगता है कि इसके प्रभाव अनुकूल रहेंगे तो आप उस आहार को स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तो उस आहार को मत लीजिए। ध्यान रखिए, बच्चों को भूल चूक कर नाश्ते में कभी भी परोठे मत खिलाइए, भूल चूक कर। अगर आप स्कूल के लिए उनके लिए नाश्ता बना के दे रहे हैं दोपहर में खाने के लिए, तो उसके लिए परोठे मत बनाइए। परोठा या तला हुआ पदार्थ सुबह सुबह खाने से हमारे दिमाग में कमजोरी आती है। आप ध्यान रखें, महिलाएं अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में कचौली, पकौड़ी या मिर्ची बड़े या ब्रेड या ये कह दें कि पराठे, इन सब तत्वों को आप न दीजिए। और दूसरा, पराठा हजम भी बहुत मुश्किल से होता है, आपको मालूम है। आज एक प्रयोग कीजिएगा, घर पर जाने के बाद 2 गिलास में पानी डालिएगा, एक प्याली में आधा फुल्का डालिएगा और एक प्याली में आधा परोठा डालिएगा, और आधे घंटे के बाद आप उन दोनों को बाहर निकालिएगा। आप मुझे बताएंगे क्या होगा? फुल्का गल जाएगा और परोठा वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब परोठा हजम नहीं होता है और फुल्का बड़े आराम से पेट में बच्चों के हजम होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में अपने बच्चों को नाश्ते में गरिष्ठ पदार्थ मत दीजिए। अगर आप बच्चों को नाश्ता देना चाहते हैं ना, 15-20 या 10-15 भीगे हुए बादाम, मुनक्का, ये सब दें। और अगर हो सके तो टंकियों का दूध पीने की बजाय किसी गौशाला से संपर्क कर लें और उस गौशाला में जो गायों का दूध होता है वो दूध अपने बच्चे को आप पिलाएं। टंकियों में जो दूध आता है शुद्ध गायों का नहीं होता है, भैंसों का भी दूध होता है, और गाय और भैंसों से बढ़कर पता नहीं और किसका भी होता है। और आपने देखा गाय और भैंस के दूध में फर्क क्या है? गाय का दूध हमारे दिमाग को ऊर्जावान करता है और भैंस का दूध हमारे दिमाग को आलस्य प्रदान किया करता है। अगर आपको कभी परखना हो ना तो सीधे से यूं परख लीजिएगा। गाय का बच्चा होता है ना, उसको आप पीछे से धक्का मारेंगे तो वो उछलता हुआ जाएगा।
है ना, कूदता हुआ जाएगा गाय का बछड़ा और भैंस का बच्चा, इसलिए उसका नाम ही है पाडा। वो यों 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 टपकता टपकता आगे जाएगा, लचकता लचकता आगे जाएगा। भैंस का दूध शरीर में आलस्य देता है और गाय का दूध शरीर में ऊर्जा देता है। इसलिए अगर हो सके तो अपने घर में गाय पालिए। जब कार रखने के लिए जगह है और कुत्ते को पालने के लिए जगह है, तो गाय को पालने के लिए जगह है, क्यों नहीं है? मुझे लोग कहते हैं साहब गौशालाएं खोली जाए, गायों का इतना वध हो रहा है, ये हो रहा है। मैं आपको सही कहता हूं, अगर इस देश में रहने वाला हर हिंदू, अगर इस देश में रहने वाला हर जैन अगर ये संकल्प ले ले कि हम अपने घर में एक गाय को पालेंगे पालेंगे पालेंगे, मैं सच कहता हूं आपको नंबर 1 गौशाला खोलने की जरूरत न पड़ेगी, और नंबर 2 इस देश में किसी भी कसाई खाने में गाय का वध नहीं होगा। आप घर में गाय नहीं पालते हैं सो गाय कसाई खानों में पहुंच जाती है। अगर हर परिवार अपने घर में गाय को पाल ले, वो गाय का दूध आपके बच्चों के दिलो दिमाग को ऊर्जावान करेगा। मैंने निवेदन किया दिमाग के विकास के प्रति सावधानी के तौर पर नंबर 1 हमारा आहार बहुत सात्विक हो। ज्यादा तले हुए पदार्थ प्रतिदिन बच्चों को मत खिलाइए, मिठाइयां भी प्रतिदिन बच्चों को मत खिलाइए। जितना सात्विक भोजन आप खिलाएंगे आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी और दिमाग के लिए, दोनों दृष्टि से ही सात्विक भोजन ज्यादा लाभकारी है। नंबर 2 जो निवेदन करना चाहूंगा, अगर हो सके तो सुबह की सैर जरूर कीजिए। अगर आप 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं, किसी भी उपवन में जाइए, कहीं भी चले जाइए और सुबह की सैर कीजिए। आपने सुना है ना, 100 दवा और 1 हवा बराबर प्रभावी होती है। और जो हवा सुबह की खा लेता है उसे दवा की जरूरत नहीं पड़ती। अपने दिमाग को तरोताजा बनाए रखने के लिए आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि सुबह की सैर पर अवश्य जाएं। आप सुबह की सैर पर जाएंगे, शुद्ध हवा लेकर आएंगे और आप पाएंगे आप अपने दिलो दिमाग को ताजगी प्रदान कर रहे हैं। नंबर 3, अगर हो सके तो शक्तियों के अपव्यय से बचें। शक्तियों के अपव्यय से बचें। जो युवक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वे सावधान रहें, अपने जीवन में किसी भी गलत आदत को न पड़ने दें और विवाह से पूर्व जीवन में किसी भी प्रकार के गलत काम को करने का प्रयास न करें, क्योंकि ऐसा करके वे शक्तिहीन भी होते हैं और अपने मस्तिष्क को कमजोर भी करते हैं। एक उम्र के पड़ाव से पहले अगर गलत साहित्य के कारण, गलत फिल्मों के कारण, गलत धारावाहिक और टीवी के दृश्यों के कारण अगर हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, अगर गलत सोच गलत शरीर पर प्रभाव डाल रहे हैं और गलत कर्म को कर रहे हैं, तो मानकर चलें वे शारीरिक तौर पर भी भविष्य में अशक्त हो जाएंगे और मानसिक तौर पर भी वे कमजोर हो जाएंगे। जीवन के प्रति जागरूक रहो, और जो व्यक्ति जीवन के प्रति जागरूक है वो व्यक्ति अपने दिलो दिमाग को भी जागरूक कर सकता है। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। मन ही शिव है, मन ही शक्ति, मन का ज्ञान जरूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। तीन लोक की तीर्थ यात्रा मन के बिना अधूरी है। मन में प्रभु से प्रीत लगा कर ज्योति से भर लीजिए, ज्योति से भर लीजिए। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। मन में ज्ञान का दीप जलाकर भीतर की आंखें खोलो। सांसों के हर तार तार में, सांसों के हर तार
मूरत, हर मूरत में प्रभु की सूरत, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु के दर्शन कीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मधुर सोचिए, मधुर बोलिए, मधुर मधुर व्यवहार करें। अंतर मन के हर कोने में हर पल ही मुस्कान भरे। चंद्र प्रेम की बंसी बजा कर आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। जीवन है उपहार प्रभु का, इसको रोशन कीजिए। पहले अपने अंतर मन को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। जीवन परमपिता परमेश्वर का पुरस्कार है, और ध्यान रखें ये जीवन कहीं हमारा व्यर्थ न बीत जाए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने दिलो दिमाग को हमेशा स्वस्थ रखूं, प्रसन्न रखूं, आनंदित रखूं, सक्रिय रखूं और जागरूक बनाए रखूं, तो वो एक चीज का हमेशा ध्यान रखे, अपनी मानसिक धारा को हमेशा एक निश्चित दिशा दे। व्यक्ति ये तय करे, हर युवक हर युवती अपने जीवन में ये तय करे कि वो अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, अगर इस दुनिया में 7 अरब जनसंख्या है तो 7 अरब लोगों में 3.5 अरब लोग एक जैसे हैं और 3.5 अरब लोग एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये जो 3.5 अरब महिलाएं हैं दुनिया में, अगर शारीरिक तौर पर देखना चाहेंगे तो लगभग समस्त महिलाओं का शरीर एक जैसा है, और अगर पुरुषों के रूप में देखना चाहेंगे तो 3.5 अरब लोग दुनिया में पुरुषों की दृष्टि से एक जैसे हैं। और ये सत्य ये हुआ कि दुनिया में 7 अरब लोग अगर शरीर के तौर पर देखेंगे तो नाक, कान, गला, आंख, जीभ, जबान, दांत, ये सब सभी लोगों के एक जैसे हैं। अगर कोई फर्क है इस दुनिया में 7 अरब लोगों में, एकमात्र आदमी के बौद्धिक स्तर का फर्क है, और उसी बौद्धिक स्तर के चलते कोई महान बनता है और कोई सामान्य बनता है, शारीरिक तौर पर कोई कुछ नहीं बनता है। अगर हमारे जीवन के विकास में हमारी सुंदरता, अगर आप बहुत सुंदर है, कोई महिला या कोई पुरुष बहुत सुंदर है, तो उसके जीवन के विकास में 15% उसका स्मार्टनेस, उसकी सुंदरता 15% भूमिका अदा करती है। पर जीवन के विकास में जो 85% भूमिका अदा करता है वो है आदमी का दिमाग। आदमी की सबसे बड़ी बदकिस्मत ये होती है जो 15% भूमिका अदा करता है। आदमी हम सब लोग उसके प्रति तो जागरूक रहते हैं, और जो 85% भूमिका अदा करता है उसके प्रति हम सुप्त बने रहते हैं। व्यक्ति जीवन में जो बनना चाहता है, कोई भी युवक ये निर्णय करे कि वो जीवन में बनना क्या चाहता है, और जो बनना चाहता है उसके लिए एक निश्चित दिशा तय करे और तदनुसार निरंतर प्रयास करता रहे। प्रयास परिणाम देता है, आज दे या ना दे पर कल जरूर देता है। जीवन में भरोसा रखो, अगर प्रयास निरंतर करते रहे तो परिणाम जरूर मिलेगा। और अगर किसी भी कार्य में असफल हुए तो उसका दोष शनि की दशा को मत दीजिए। किसी भी कार्य में असफल हुए तो उसका दोष किसी भाग्य या विधाता या परमात्मा को मत दीजिए। उसका दोष अगर देना है तो अपने कार्य शैली को दीजिए कि आपने सही तरीके से प्रयास नहीं किया और जिसके चलते आप सही परिणाम न पा सके। प्रयास ही सही ना किया गया तो परिणाम क्या हाथ लगता। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो अपनी जीवन को एक निश्चित दिशा दे कि वो क्या बनना चाहता है। और अगला जो निवेदन करना चाहूंगा, इस पंडाल में जितने भी युवक युवतियां बैठी है, विद्यार्थी बैठे हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये बेहतरीन प्रयोग होगा, और वो ये है
प्राणायाम एक विशेष प्रकार का जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। मैं चाहूंगा 5 मिनट में हम उसका प्रयोग करते हैं और उसके बाद कुछ और टिप्स समझते हैं आदमी के दिलो दिमाग के लिए, और कुछ वे औषधियां जो हमारे दिमाग को सक्रिय कर सकती हैं। अपनी कमर सीधी करें तो सभी लोग। एक बहुत प्यारा योग का प्रयोग है। योगासनों में मनुष्य के मस्तिष्क के दिमाग के विकास के लिए, आदमी के दिमाग के विकास के लिए जो सबसे बेहतरीन प्रयोग है, और वो है भ्रामरी प्राणायाम। पहले आप इसकी विधि को देखेंगे और उसके बाद 5 मिनट का हम प्रयोग करते हैं। और इसकी सीधी सादी विधि है, सुबह है स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद कहीं भी घर के किसी भी स्थान पर, अगर पूजा गृह हो तो सबसे अच्छा, अगर वो ना हो तो किसी भी ऐसे कमरे में जहां पर खुली हवा आती हो, आप बड़े आराम से बैठ जाएं, अपनी कमर सीधी रखी, केवल 30 सेकंड तक अपना जो मस्तिष्क का अग्रभाग है जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, अपने दोनों पलकों को झुकाएं और व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करे। ये जो हमारा दोनों बाहों के बीच मस्तिष्क का केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पर मध्य भाग पर आज्ञा चक्र पर आधा मिनट तक अपने ध्यान को केंद्रित करें। और उसके बाद दूसरा प्रयोग हुआ भ्रामरी प्राणायाम। 3 अंगुलियां हथेली की ओर, अंगूठा तीनों अंगुलियों पर, और ये जो हमारी अंतिम अंगुली है, ये हम पहले आप देख लीजिए, ये हम डालेंगे अपने कान में। कान में न तो ज्यादा दबाव देकर डालना है, न ज्यादा ढीला रखना है। सहज रूप में इस अंगुली को अपने कान में डाला, कान के पर्दों को बंद करने की कोशिश, और उसके बाद नाभि तंत्र से, नाभि स्थल से हृदय तक, और हृदय से कंठ और मनुष्य के मस्तिष्क तक 21 बार, 25 बार, 17 बार, 15 बार, जितना आपके पास समय हो, कम से कम 15 बार से शुरू कीजिए और अधिकतम 31 बार करने का प्रयास कीजिए। नाभि मंडल से ओमकार की अनुगूंज उठाएंगे, होठ बंद रहेगा और मस्तिष्क तक उस अनुगूंज को देने का प्रयास करेंगे। उस अनुगूंज को सुनिएगा, कैसी होगी वो अनुगूंज? गहरी श्वास, ओमकार की ध्वनि उठानी है, होठ बंद रहेंगे और नासिका से ओमकार की अनुगूंज उठेगी। जब आप देखेंगे आपके कान के पर्दों को आपने बंद कर रखा है, तो वो ओमकार की अनुगूंज मस्तिष्क में जाएगी, और 15 बार, 17 बार, 21 बार अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप पाएंगे केवल 5-7 दिन में आप अनुभव करेंगे मस्तिष्क का आलस्य, प्रमाद, रुकावट खत्म हो रही है और आपके मस्तिष्क की सोई हुई कोशिकाएं जागरूक हो रही है। चलिए कमर सीधी कीजिए। चश्मा अगर किसी के पहना हो तो उतार कर गोद में रख लीजिए। सहज रूप में पलकों को झुकाएं, अपनी अंतर्दृष्टि को आज्ञा चक्र पर लाएं, शांत भाव से केवल 15 सेकंड तक आज्ञा चक्र का निरीक्षण करें। मन शांत, विचार शांत, मन शांत, विचार शांत। मैंने जो मुद्रा बताई थी उसे याद करें। दोनों अंगुलियों को कान में डालें, ओंकार की अनुगूंज,
धीरे धीरे हाथ वापस नीचे ले आएं। अभी हमने 5 व 6 बार इसका प्रयोग किया। अगर किसी भी उम्र के पड़ाव में आप हैं और अगर प्रतिदिन सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद 15 बार 21 बार आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप पाएंगे मस्तिष्क की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का हलन चलन हो रहा है। आप कल ही इसका प्रयोग घर पे करके देखिएगा। सुबह जगने के बाद, निवृत्त होने के बाद ध्यान ये रखना है कि जब हम ओंकार नाद करेंगे, जोर से ओंकार नाद हो, होठ बंद हो, प्रयास हो ये ओंकार के अनुगूंज मस्तिष्क तक जाए, वहां के सोए हुए सेल्स वो जागृत करें और कान के दोनों पर्दों में अंगुली डाली रखें। अगर हम 15 बार या 21 बार इसका प्रयोग करते हैं, संपूर्ण योग शास्त्र में मनुष्य के मस्तिष्क का विकास करने के लिए, उसे सक्रिय और चार्ज रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे बेशकीमती माना जाता है। और हाँ, ध्यान रखें, जब पढ़ाई कर रहे हैं ना तो बहुत मनोयोग से करें। आप किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप शास्त्र को पढ़ रहे हैं, गीता या रामायण को पढ़ रहे हैं, आगम या पिटक को पढ़ रहे हैं, महावीर या बुद्ध की वाणी को पढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं बहुत तन्मयता और एकाग्रता से पढ़िए। उखड़े हुए मन से 4 घंटा पढ़ने के बजाय एकाग्र मन से 40 मिनट तक पढ़ना ज्यादा लाभकारी है। आप अपने बच्चे को बार बार दिन भर ये मत प्रेरित कीजिए, बच्चा बैठो पढ़ाई करो, चलो बैठो पढ़ाई करो। खेलने का समय है, खेलने दीजिए। सोने का समय है, सोने दीजिए। अगर उसे और कुछ मौज मस्ती करनी है, उसका वो समय है, उसे करने दीजिए। पर उसे ये प्रेरित कीजिए कि बेटा जिस समय पढ़ाई करो उस समय केवल पढ़ाई कीजिए, केवल पढ़ाई। अगर आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं तो हर काम को मनोयोग से और विशेषकर अध्ययन को उसे प्रेरित कीजिए कि वो मनोयोग से करे। जब मनोयोग से बच्चा अध्ययन करेगा तो मानकर चलें 4 घंटे का काम वो 40 मिनट में कर लेगा। अब वो बच्चा बाहर तो खेल रहा था क्रिकेट, इतने में आए पापा जी, बुद्धू कल तेरी परीक्षा है, क्रिकेट खेला, चल अंदर। वो आया बल्ले को छोड़कर अंदर और आकर किताब लेकर बैठ गया। अब वो किताब को देख रहा है, खिड़की पास बैठा है, तभी बाहर से छोरे चिल्लाते हैं, ये मारा छक्का, ये रन, ये आउट। और वो भी भीतर बैठा बैठा वही छक्का, वही आउट, वही रन, वही सब सोच रहा है। 1 घंटे तक बैठा बैठा वो किताब हाथ में लिए पढ़ रहा है। आप मुझे बताएंगे क्या 1 घंटे में उससे 2 अक्षर का भी ज्ञान आएगा? उखड़ा हुआ मन, विचलित मन। जब तक व्यक्ति एकाग्रता से किसी भी चीज का अध्ययन नहीं करेगा तब तक ज्ञान व्यक्ति को किसी भी हालत में उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप अपने दिलो दिमाग को तरोताजा रखना चाहते हैं तो एक काम और सावधानी रखिए, निरर्थक विचारों को हमेशा बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही आप ऑफिस से घर आए ना, तो घर आते जब आप जूते खोलते हैं और जूते खोलकर आप अपने मोजे उतारकर जूते में डालते हैं ना, तब 1 मिनट और ठहरिए, देख लीजिए, अपनी जेब में हाथ डालकर जो कागज है उनको बाहर निकाल लीजिए। कोई बेकार का कागज है निकाल के कचरे में डाल दीजिए। और हाँ, लगे दिमाग में कोई बेकार का विचार है जो कचरा पेटी है, 5-10 बेकार के विचारों को रोज उसमें डालते जाइए, निरर्थक विचारों को निकालते रहिए। आप पाएंगे आपका दिमाग पुनः तरोताजा हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। और हाँ, मानसिक शांति को पाने के लिए, अशांति से बचने के लिए और अपने दिलो दिमाग को तरोताजा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह उठने के बाद आज कौन कौन से कार्य करने हैं कागज में उसकी सूची बना लीजिए। जरूर आप देख लीजिए, आज आपको 12 काम करने हैं, नंबर वाइज कागज पे लिख लीजिए और क्रमशः एक एक काम को पूरा कर लीजिए। पहला लाभ, दिन भर हर काम को याद नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है। क्रमशः जो 15 काम लिखे उनको पूरा कर लें और आप पाएंगे अव्यवस्थित तौर पर दिन भर कर्म योग करने वाला व्यक्ति 3 काम भी पूरे नहीं करता है, पर व्यवस्थित तौर पर कर्म योग करने वाला व्यक्ति शाम तक 25 कामों को पूरा कर लेता है। निरर्थक विचारों से अपने आप को निकालें, कार्य सूची तैयार करें और रात को भरपूर नींद लें। जब सोए ना, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो बड़े निश्चिंत होकर सोइए। अपनी व्यवस्थाओं को प्रभु के हवाले कर दीजिए, अपनी व्यवस्थाओं को प्रभु के हवाले कर दीजिए और परिस्थितियों से अपने आप को जुझाने की बजाय, संघर्ष में डालने की बजाय जब रात को सोने जाए हैं ना, तो परिस्थितियों से अपने आप को निरपेक्ष कर लीजिए।
जो भी आपके साथ घटित हुआ है पूरी तरह से अपने आप को निरपेक्ष कीजिए, अपनी व्यवस्थाओं को प्रभु के हवाले कीजिए और निश्चिंत होकर नींद लीजिए। दिमाग के लिए, पेट के लिए जितने भोजन की जरूरत है, दिमाग के लिए उतनी ही नींद की भी जरूरत है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में नींद जरूर लीजिए। संतुलित आहार और नींद ये दोनों दिमाग के लिए अत्यावश्यक है। और हाँ, ध्यान रखें, निरंतर अभ्यास आपके हर कार्य को पूर्ण करा सकता है। अगर आप कोई 70 वर्ष की महिला भी हो गई है, अगर आप चाहती हैं कि मैं प्रतिक्रमण के सूत्रों को याद करना चाहती हूं, अगर आप चाहती हैं कि मैं सामायिक के सूत्रों को याद करना चाहती हूं, या आप गीता को याद करना चाहते हैं, 70 साल के होगी तो भी घबराइए मत। निरंतर अभ्यास करते करते आज नहीं तो कल हर हालत में आप उस शास्त्र को कंठस्थ करने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि बूढ़ा होने से आदमी का दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता है। आप प्रमादग्रस्त हो गए, आप खुद सोच बैठे हैं अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे क्या याद होगा। मैं आपको बताऊं, अभी आपने देखा रविवार को हमारे माताजी महाराज आए थे, देखा था ना, यहां पास में विराजे थे। मैं आपको बताऊं, हमने उनके साथ ही दीक्षा ली थी, संन्यास लिया था। और जिस समय उन्होंने संन्यास लिया उनकी उम्र 50 साल की थी। कितनी? 50 साल की। वो बचपन में केवल 3 कक्षा तक पढ़ी हुई है। तीसरी कक्षा तक शायद पास हुई या फेल मुझे नहीं मालूम, पर 3 कक्षा तक वो पढ़ी हुई है। जब वो साध्वी बनी तो उन्हें बस धर्म के सामान्य कुछ सूत्र आते थे, पर पता नहीं उनके मन में संकल्प जगा कि मैं सारे शास्त्रों को याद करूंगा। उनके मन में संकल्प जगा कि वो सारे शास्त्रों को याद करेगी। 24 घंटा जब भी खाली बैठते, किताब को उठाते, शास्त्र को उठाते, पढ़ने बैठ जाते, शास्त्र को उठाते, पढ़ने बैठ जाते, याद करने बैठ जाते। मैं आपको बताऊं, निरंतर अभ्यास करते 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 उस बूढ़ी माँ ने इतने धर्म के शास्त्रों को याद कर लिया कि शायद ललित प्रभ और चंद्र प्रभ को भी उतने धर्म के शास्त्र याद नहीं है जितने उस बुढ़ापे में उस दीक्षित लेकर माँ ने याद कर लिया। निरंतर अभ्यास। हम लोग यहीं बाड़मेर से पालितना जा रहे थे, करीबन 1000 लोग हमारे साथ थे। पदयात्रा संघ चल रहा था, हम लोग पैदल जा रहे थे, पदयात्रा ही करते हैं। तो बाड़मेर से पालितना जा रहे थे। एक बहुत बूढ़ी महिला, ये ऐसी जो इधर माता जी बैठी हैं, इतनी एक बूढ़ी महिला आई अगले दिन मेरे पास और आकर कहने लगी, महाराज जी मुझे शांति पाठ याद करना है। मैंने कहा माता जी आप 80 साल की हो, क्या शांति पाठ याद करना? नहीं मुझे याद करना है। वो जिद पर अड़ाई। अब मैंने कहा माता जी याद नहीं होगा, आप और भगवान का भजन कर लिए कि नहीं मुझे तो याद करना है। संस्कृत में शांति पाठ और करीबन काफी लंबा चौड़ा 4-5 पेज का। मैंने कहा कहां से बुढ़िया याद करेगी, पर वो जिद पर अड़ी आई। तो मैंने कहा एक काम करो, किताब ले आओ, याद करा देता हूं। उसने कहा महाराज पढ़ना तो मुझे नहीं आता, मैं निरक्षर हूं, मुझे अ आ क ख ग घ पढ़ना नहीं आता। अरे मैंने कहा माता जी पढ़ना आता नहीं, गांव की गवाना और ऊपर से 80 साल की अब याद कराऊं तो कैसे कराऊं? कहते लगे महाराज मुझे निराश मत कीजिए, मुझे याद करना है, याद करा दीजिए। और वो महिला रोज सुबह पदयात्रा में हमारे साथ चलती। वो 80 साल की बूढ़ी महिला रोज पदयात्रा में हमारे साथ चलती। 2-2 शब्द याद कर करके आगे बढ़ती जा रही थी। इधर पांव उसके आगे बढ़ते, इधर दिमाग उसका याद करता। रोज वो 5-7 सूत्रों को याद कर लेती इस तरह। और मैं आपको बताऊं, हम 55 दिन में पालितना पहुंचे थे और संपूर्ण शांति पाठ उस निरक्षर अनपढ़ 90-85 साल की महिला ने याद कर लिया। कुछ करना चाहिए और आदमी बन न सके। अगर आप 80 साल के हैं और प्रतिक्रमण के सूत्र याद करने हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको याद करा देंगे, हर हालत में याद करा देंगे। निरंतर जब व्यक्ति का अभ्यास बढ़ेगा तो अपने आप व्यक्ति के ज्ञान तंतु जागृत होंगे। अगर हो सके ना तो 15 मिनट अपने अग्र मस्तिष्क का ध्यान करना भी आपके दिमाग की कोशिकाओं को चार्ज और सक्रिय करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप अंकों को याद करने में कमजोर हैं तो अपने अंकों को शब्दों में ढाल दीजिए। जिन अंकों को आपको याद करना है उन अंकों को शब्दों में डाल दीजिए और जो अंकों की माला है उसे शब्दों की माला में परिवर्तित कर लीजिए। जैसे समझिए किसी व्यक्ति का टेलीफोन नंबर है 2413421, किसी व्यक्ति का नंबर है 2413421। मैं समझता हूं मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, पर कल मैं आऊंगा तो आप में से आधे लोग भूल जाएंगे। क्यों जी? भूल सकते हैं ना, आधे नहीं पौने लोग भूल जाएंगे और शायद मुझे भी याद ना रहे और आपको भी याद ना रहे। पर अगर इस तरह के कोई अंक हैं तो हम एक प्रयोग कर सकते हैं, इन अंकों को हम शब्दों में डाल सकते हैं। मैंने अभी क्या नंबर बताए? क्या नंबर बताए? 2413421। जब अभी हालत है किसी का एक अंक छूट रहा है, किसी का 2, तो कल तो सब भूल ही जाएंगे। चलिए हम इसको वाक्य में बदल देते हैं।
2 for 1, 3 for 2, 1। इसके लिए मैं अच्छा सा वाक्य देता हूं। आप किसी भी अंक के लिए वाक्य बना सकते हैं, वे वाक्य जो आपके दिलो दिमाग में रहते हैं और आपको याद करते याद आ जाते हैं। जैसे मैं इसका एक वाक्य बना रहा हूं, क्रोध मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु है। मैंने जो फोन नंबर बताए वो इसमें आ गए हैं। अच्छा बताइए, जो मैंने अंक बताए वो तो आप सुबह तक भूल सकते हैं, पर जो मैंने वाक्य बताए वो भूलेंगे? क्रोध मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु है। इनको अंकों में डालिए तो क्रोध कितने अक्षर? 2। मैंने पहला अक्षर क्या बताया? पहला अंक 2। उसके बाद क्या है? क्रोध मनुष्य का 4 अक्षर, 4 आ गया। का 1 अक्षर, सबसे में 3 अक्षर, भयंकर में 4 अक्षर, शत्रु में 2 अक्षर और है में 1 अंक। 2 for 1, 3 for 2, 1। क्रोध मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु है। और इस वाक्य को याद करके आपने उस फोन नंबर को याद कर लिया। अगर हम मेमोरी प्लस करना चाहते हैं तो इस तरह है, अपने ऐसे नंबर्स जिनको हम याद रखना चाहते हैं और अंकों को याद नहीं रख पाते हैं तो उनको हम वाक्यों में ढाल सकते हैं। अगर हम औषधि के तौर पर देखना चाहें कि कौन कौन सी औषधियों का सेवन करना दिमाग के विकास के लिए बहुत अच्छा रहता है, वे बच्चे जिनकी उम्र 6-7 साल के पार हो चुकी है पर जो अभी तक 20 साल से नीचे हैं, उन लोगों के लिए मैं 2-4 तरह की औषधियों का नाम बता रहा हूं। सबसे अच्छी रहती है दिमाग के विकास के लिए 2 औषधियां जो आयुर्वेद में सबसे लाभकारी मानी जाती है। नंबर 1 ब्राह्मी पत्ती और नंबर 2 शंखपुष्पी। आप इन 2 औषधियों का प्रयोग करें। दोनों आयुर्वेदिक औषधियां हैं, ब्राह्मी पत्ती, शंखपुष्पी। ब्राह्मी पत्ती बच्चे के हार्ट को मजबूत करती है और शंखपुष्पी उसके दिमाग को सक्रिय, चार्ज और गतिशील किया करती है। इसको लेने की प्रक्रिया, सूखी पत्तियां बाजार में आती है, सूखी पत्तियों को घर में ले आए, बाल्टी में पानी भरकर 100 ग्राम ब्राह्मी पत्ती, 100 ग्राम शंखपुष्पी उसको पानी में डाल दिया ताकि उसमें जो मिट्टी लगी हुई है वो सारी मिट्टी, उसको हिला दें अच्छी तरह, मिट्टी नीचे चली जाएगी, पत्तियों को वापस बाहर निकालें, पत्तियां सूख जाएगी। सूखने के बाद उनका पाउडर बना लें। पाउडर बनने के बाद अगर आपने 50 ग्राम शंखपुष्पी ली है, 50 ग्राम ब्राह्मी पत्ती ली है तो एक काम कीजिए, उसमें 100 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला दीजिए ताकि बच्चे के लिए स्वादिष्ट हो जाए। हल्की सी इलायची भी डाल सकते हैं। सुबह है जब बच्चा स्कूल के लिए रवाना हो, किसी भी तरह का नाश्ता मत कराइए, पहले वो 1 चम्मच पाउडर और उसके बाद 1 गिलास या 1.5 गिलास गाय का दूध के साथ उस बच्चे को देके कीजिए। सर्दी के ऋतु में 6 महीने तक इसका किया गया प्रयोग बच्चे के दिमाग को विकसित करता है, गतिशील करता है, उसकी कोशिकाओं को चार्ज करता है। और हाँ, सामान्य तौर पर जिन व्यवस्थाओं को हम अपने से जोड़ सकते हैं, एक बहुत अच्छी चीज आती है मुलहटी। क्यों जी, जानते हैं ना आप लोग? चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपने साथ इसको जोड़ सकता है। आप किसी भी उम्र के हैं, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, आप इसको अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मुलहटी का 1 चम्मच पाउडर, लकड़ियां इसकी छोटी छोटी आती है, घर में लाके कूट लीजिए, ठीक है ना? घर में लाके कूट के इसका पाउडर बना लीजिए और सुबह है दूध के साथ या पानी के साथ और शाम को दूध के साथ आधा चम्मच मुलहटी रोज ले लीजिए। ये आपके पेट के रोगों का शमन करेगी, शरीर के रोगों का नाश करेगी, रक्त की शुद्धि करेगी, उदर की शुद्धि करेगी और साथ में आपके दिमाग के लिए बेहतरीन लाभदायक चीज है मुलहटी। और इसी तरह कुछ और भी चीजें हैं जो हम दिन दिन भोजनों में यूज करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी चीज है जिसे हम कहते हैं जायफल, जायत्री। सुना है ना नाम? हमारे दिलो दिमाग के विकास के लिए अगर हम इसका अपने भोजन में आंशिक तौर पर थोड़ा या ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। ध्यान रखें, ज्ञान उसका होता है जिसके मन में रुचि होती है, ज्ञान उसका होता है जिसके भीतर इच्छा शक्ति होती है, ज्ञान उसका होता है जो ज्ञान को पाने के लिए गंभीरता पूर्वक उसके प्रति दिलचस्प होकर बना रहता है। ज्ञान उन सब लोगों का होता है, पढ़ें लिखें, जो पढ़ा हुआ है उसको दोहराएं, इच्छा शक्ति को मजबूत करें और याद रखें, अपने पास एक अच्छी किताब जरूर रखें, चाहे